हेलो एवरीवन, वेलकम टू संबलो। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिवॉर्डिंग करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। हम बात करने वाले हैं पीएफआरडीए की लीगल ऑफिसर ग्रेड ए एग्जाम के बारे में। पीएफआरडीए जो इंडिया की पेंशन सेक्टर रेगुलेट करता है, आपको एक चांस देता है कि आप देश के फाइनेंशियल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करें। अगर आप एक चैलेंजिंग और स्टेबल करियर चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम का पैटर्न, डिटेल सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सबसे इंपॉर्टेंट एक विनिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। नाउ पीएफआरडीए असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो 3 स्टेजेस में होती है और इसमें से दो जो फेजेस हैं वो ऑनलाइन होते हैं। पहला है फेज 1 जो कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग होती है जिसमें आपसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और फेज 2 में भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है जिसमें एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव का मिक्सचर होता है, और फेज 3 में इंटरव्यू होता है जो कि फिजिकल इंटरव्यू होता है जिसको आपको बुलाया जाता है। ये पूरा एग्जाम फ्रेमवर्क कैंडिडेट की सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, एनालिटिकल रीजनिंग एबिलिटीज और उनके चुने हुए स्ट्रीम से रिलेटेड जानकारी को चेक करता है। अब की स्टेजेस क्या हैं? तो फेज 1 की अगर मैं बात करूं जो कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग होता है, ये एक फिल्टर स्टेज होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ते हैं क्योंकि ये एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कैंडिडेट को इस फेज में क्लियर करना जरूरी है ताकि वो फेज 2 में एंटर कर सके। ये पहले हर्डल ये इंश्योर करता है कि सिर्फ वही कैंडिडेट आगे बढ़े जिसमें जनरल एप्टीट्यूड और स्पेशलाइज्ड नॉलेज का बेसिक प्रोफिशिएंसी हो। और दूसरे फेज में जो है जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है, उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है। इस फेज में मिले मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में भी बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। इसका मतलब है कि कैंडिडेट को फेज 2 में डीप सब्जेक्ट मास्टरी और हाई स्कोर का टारगेट रखना चाहिए। सिर्फ क्वालिफाई करना ही नहीं, इसलिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में शुरू से ही फेज 2 की इन डेप्थ स्टडी को प्रायोरिटी देनी चाहिए और इस फेज 1 की प्रिपरेशन के साथ ही इसको इंटीग्रेट करना चाहिए। फिर फेज 3 की अगर मैं बात करूं तो ये आखिरी और इवेल्युएशन स्टेज होता है जो कैंडिडेट को फेज 2 क्लियर करने के बाद में बुलाया जाता है। उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं फेज 2 में। इस फेज में कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और एक रेगुलेटरी ऑफिसर के डिमांडिंग रोल के लिए ओवरऑल स्टेबिलिटी का असेस किया जाता है। इंटरव्यू फाइनल मेरिट लिस्ट में 15% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि फेज 2 में जो मिले हुए मार्क्स हैं वो 85% वेटेज रखते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली बताता है कि इंटरव्यू जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओवर हियर इज द फेज 2 विच इज योर इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ योर लीगल फ्रेमवर्क। अब अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो एज ऑफ 2025 अभी जो है इसकी टेंटेटिव टाइमलाइन आ चुकी है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो चुका है 2 जुलाई से, जो कि 6 अगस्त तक चलेगा, और आप इसके समय में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर पहला टेंटेटिव एग्जाम जो कि फेज 1 का है वो शेड्यूल्ड है September 6 को, और उसके बाद में आपका जो फेज 2 का एग्जाम है वो October 6 में होने वाला है। तो आपके पास 1 महीने का टाइम रहेगा फेज 1 से लेके फेज 2 के बीच में। हर फेज के एडमिट कार्ड आपके पास डेट से कुछ हफ्ते पहले ऑनलाइन रिलीज किए जाएंगे और कैंडिडेट को ईमेल और एसएमएस के थ्रू नोटिफिकेशन भी भेज दिया जाएगा। फेज 1 और फेज 2 के बीच का लगभग 1 महीने का गैप है, जैसा मैंने आपको बताया। फेज 1 का रिजल्ट का इंतजार करने के लिए आप मत रुकिएगा। आपको आपकी प्रिपरेशन जो है फेज 2 की अभी से स्टार्ट कर देनी है, इसकी बजाय कि आप जब फेज 1 क्लियर करो उसके बाद आप फेज 2 की तैयारी करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल लीगल लैंग्वेज जो है वो आपको दोनों एग्जाम में पूछी जा रही है और फेज 2 में इन डेप्थ पूछी जाएगी। तो एक वेल प्लान्ड इंटीग्रेटेड स्टडी शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी हो गया है। अब फेज 2 के लिए जो आप तैयारी करोगे उसके बारे में क्या क्या आपको तैयारी करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब पीएफआरडीए के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास लीगल स्ट्रीम के कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत स्पेसिफिक है। एप्लीकेंट के पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लॉ में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन पास करने की डेट वो मानी जाएगी जो मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट में दी गई हो। अगर रिजल्ट वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट जिसमें पोस्टिंग डेट मेंशन हो, उससे पासिंग डेट माना जाएगा। जो कैंडिडेट अपने फाइनल क्वालिफिकेशन मार्क्स में अपेयर हुए हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो सिलेक्शन प्रोसेस में सभी फेज में अपेयर होने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अपॉइंटमेंट का कोई भी ऑफिसर तभी दिया जाएगा जब स्पेकुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर सक्सेसफुल क्वालिफिकेशन के जरूरी डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ एज लिमिट की। तो एज लिमिट का जो पूरा पूरा फ्रेमवर्क है ये यहाँ पर मेंशन्ड है, मैं एक एक करके इन सबको एम्फेसिस देता हूँ। तो एक कैंडिडेट की एज जो है वो 31 जुलाई 2025 तक 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब
है कि कैंडिडेट का जो भी एज है वो 1 अगस्त 1995 या उसके बाद का होनी चाहिए। उससे पहले अगर कोई भी जिसकी बर्थ हुआ है वो एलिजिबल नहीं होगा इस एग्जाम के लिए। अब अगर मैं डिटेल एज रिलेशन प्रोविजन की बात करूं तो अपर एज लिमिट जो है वो स्पेसिफिक कैंडिडेट्स के को सरकारी नौकरी के अनुसार दी गई है। अब SC ST की अगर मैं बात करूं तो 5 साल तक की उनको छूट मिली है, जहां पोस्ट की कैटेगरी के लिए वो रिजर्व्ड है। उसके बाद ओबीसी के भी अंदर नॉन क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास में 3 साल तक की छूट है। लेकिन याद रहे आपके पास में नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इशूड हुआ हो आपको आफ्टर 1 अप्रैल 2025। तो आप आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी करा लेना। उसके बाद अगर मैं PWD की बात करूँ तो यहाँ पर 10 ईयर्स की छूट दी जाती है इवन जनरल कैंडिडेट्स को। और ये जो है ये उनके पास में लेटेस्ट डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। उसके बाद में PWD में भी जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके पास 13 साल का छूट है। उसके बाद में PWD में जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके पास 15 साल की छूट है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं? जिनके पास में 5 साल से ज्यादा मिलिट्री सर्विस का एक्सपीरियंस है वो, या SCC के ऑफिसर्स जो हैं उनके पास भी 5 साल की छूट है। तो कम्युलेटिव आप अगर बात करें तो एप्लीकेबल है SC ST OBC ऑल्सो PWD एंड एक्स सर्विसमैन की इसके पास में इन सबको छूट मिली हुई है। अब हम बात करते हैं लीगल ऑफिसर एग्जाम में फेज 1 में क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में। तो अब यहाँ पर दो चीजें आप ध्यान रखिए। फेज 1 जो है वो इनिशियल ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब ये एक प्राइमरी एग्जाम है जहां पर आपको फिल्टर आउट किया जाएगा फॉर फेज 2। और यहाँ पर जो कैंडिडेट मार्क्स ऑब्टेन करेंगे वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। नेवरदलेस कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर एक सेपरेट कट ऑफ मार्क्स जो है वो हर एक पेपर के लिए उनको लेना पड़ेगा, एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ। अब सेपरेट कट ऑफ क्या है? यहाँ पर 2 पेपर होने वाला है तो दोनों पेपर का अलग सेपरेट कट ऑफ होगा आपके पास, और उसके बाद में ओवरऑल कट ऑफ भी देखा जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए दोनों, जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में भी और लीगल स्पेसिफिक स्ट्रीम के पेपर में भी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कैंडिडेट्स यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टू निग्लेक्ट ईदर ऑफ दीज एरियाज। अब आपके पास स्ट्रॉन्ग लीगल बैकग्राउंड होने से सिर्फ और सिर्फ आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, आपके पास जनरल एप्टीट्यूड भी होना चाहिए। अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड वीक हुआ तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, और वाइस वर्सा। और यहाँ पर जरूरत है एक बैलेंस बनाने की इन बोथ द पेपर। अब पेपर 1 की बात मैं करूँ तो ये कॉमन है सारे स्ट्रीम्स के लिए। सारे स्ट्रीम से मेरा मतलब क्या है कि और भी कोई स्पेसिफिक एग्जाम अगर दे रहा है PFID के अंदर तो उनको भी ये पेपर देना पड़ेगा। ये पेपर जो है ये असेस करता है आपका जनरल एप्टीट्यूड स्किल। इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, रीजनिंग एबिलिटी से, जनरल अवेयरनेस से, और ये इंक्लूड करते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि फाइनेंशियल सेक्टर पर ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, बीट इट GK हो या फिर आपके और भी कोई चीजें हो। उसके अलावा यहाँ पर कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो ओवरऑल क्वेश्चंस जो है वो 80 हो जाते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 100, मतलब 25 हर सेक्शन को मिलते हैं। और 60 मिनट्स का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाता है, और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है। उसके अलावा पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये पेपर फोकस करता है आपके प्रोफेशनल नॉलेज पे जो कि रिलेवेंट है लीगल स्ट्रीम में। ये सेक्शन कंसिस्ट करता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू लीगल स्ट्रीम। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो 50 क्वेश्चन होते हैं, और इनके मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स। और आपको यहाँ पर 40 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। MCQs होते हैं तो 40 मिनट्स में जनरली हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की, जो कि अप्लाइड होता है ऑन ईच एंड एवरी इनकरेक्ट आंसर। उसके अलावा इन दोनों का पेपर 1 एंड पेपर 2 का ओवरऑल कट ऑफ भी देखा जाता है। अब मैं बात करता हूँ फेज 2 के बारे में कि फेज 2 में क्या क्या पूछा जाता है। अब ये आपका एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट स्टेज है सिलेक्शन के लिए। ये कंट्रीब्यूट करता है इन सब्सटेंशियल 85% इन योर मेरिट लिस्ट। और ये फेज जो है ये भी कंसिस्ट करता है 2 पेपर का। 2 पेपर कौन से होते हैं? एक ऑल स्ट्रीम्स जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, और दूसरा होता है आपका लीगल स्ट्रीम। अब अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो पेपर 1 जो है ये डिजाइन किया गया है ताकि कैंडिडेट का ड्राफ्टिंग स्किल टेस्ट किया जा सके। ये टिपिकली इंक्लूड करता है एसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फॉर अ लीगल रोल इफेक्टिव राइटिंग कम्युनिकेशन जो है वो आपकी एबिलिटी बताता है कि आप लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं, आपका ओपिनियन लिख सकते हैं और रिपोर्ट्स बना सकते हैं। और ये फंडामेंटल जॉब रिक्वायरमेंट है। तो ये सेक्शन जो है एक डायरेक्ट असेसमेंट चेक करता है आपकी कोर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का और एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। सो इसलिए ये सेक्शन जो पेपर 1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये इन्फ्लुएंस करता है आपके फाइनल स्कोर्स को भी।
और पेपर वन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टिपिकली 3 होते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स जो यहाँ पर दिए जाते हैं वो 100 होते हैं, और आपके पास 1 घंटे का ही समय है। तो आप याद रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लिखना है और बहुत कम समय है। तो आपको आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी, आपको आपकी ग्रामर इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको आपका कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करना पड़ेगा, थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक टेस्ट में पूछी जाती है। पेपर वन बहुत डिफिकल्ट होता है, लोगों को लगता है कि आपको इंग्लिश आती है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपकी ड्राफ्टिंग स्किल चेक की जा रही है। तो इस पेपर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना पड़ेगा। और अब आपको पेपर टू की अगर मैं बात करूँ, तो ये पेपर जो है आपका फेज वन में जो पेपर था लीगल का वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर आपको इन डेप्थ फोकस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लीगल स्ट्रीम से, और यहाँ पर ये और भी ज्यादा टफ हो जाता है एज कम्पेयर टू फेज वन का पेपर से। वाइल फेज वन का पेपर जो है वो खाली क्वालिफाइंग फिल्टर होता है, फेज टू का पेपर जो है वो एक हाई स्टेक गेम चेंजर है। यहाँ के स्कोर कंबाइंड विद योर इंग्लिश पेपर डायरेक्टली डिटरमाइन करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी फॉर द इंटरव्यू एंड कंट्रीब्यूट करते हैं हेविली इन योर फाइनल मेरिट टेस्ट। यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनको अपनी क्वालिफाइंग माइंडसेट बताना पड़ता है फॉर स्कोरिंग इन लीगल प्रोफेशनल नॉलेज, focusing on nuance, understanding and application to maximize their marks in high weightage section। अब यहाँ पर कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको लीगल स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 50 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करते हैं, मतलब 100 मार्क्स आप यहाँ पर ऑप्टेन कर सकते हैं। 40 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, और 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। अब इन दोनों को पेपर को कंबाइन करके 85% जो है वो कंट्रीब्यूट होता है आपके फाइनल सिलेक्शन में। अब मैं बात करता हूँ स्टेज 3 के बारे में। तो स्टेज आपसे फेज 3 के बारे में, और फेज 3 में इंटरव्यू के बारे में पूछा जाता है। तो जो भी कैंडिडेट जो है वो सक्सेसफुली क्लियर करते हैं फेज 2, उनको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। ये फाइनल स्टेज होता है आपके असेसमेंट का, और यहाँ पर कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ओवरऑल आप सुटेबल हो उस रोल के लिए या नहीं, वो चेक किया जाता है। यहाँ पर इंटरव्यू का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 15% है फाइनल मेरिट लिस्ट में, और रिमेनिंग 85% जो है वो आपका फेज 2 से पूछा जाता है। तो ओवरऑल ये सेक्शन जो फेज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या सिलेबस में देखना चाहिए, कौन से स्ट्रीम्स को आपको यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पीएफआरडी की जो एग्जाम है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है ऑफ बोथ आपके जनरल एप्टीट्यूड और स्पेशलाइज्ड लीगल नॉलेज का। और यहाँ पर आपके जो फाउंडेशनल स्टेप्स हैं वो फेज 1 है, क्योंकि आपको वो क्लियर करना पड़ेगा तभी आप फेज 2 में एंटर करोगे। तो फेज 1 के अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ, तो यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आपको पढ़ने होंगे। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें आपको पढ़ने होंगे टॉपिक्स लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, vocabulary, sentence rearrangement, phrase replacement, error detection, fill in the blanks, center improvement, tenses, और ये सारे टॉपिक्स। उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपको पढ़ना होगा आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, इनइक्वालिटीज हो गई, नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, मिक्सचर्स हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये सारी जो टॉपिक्स हैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर पढ़ना है। उसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी में आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग एबिलिटी में आपको पढ़ना है सिलोजिज्म्स, इनपुट आउटपुट, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये आपको सारे क्लियर करने हैं। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस, अब जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका गेम चेंजिंग सेक्शन हो सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज ये एक सेक्शन जो है स्पेसिफिकली फोकस करता है फाइनेंशियल सेक्टर पे, और यहाँ पर इंडेक्सेस, पेंशन स्कीम्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इन सब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इसको शुरुआत से तैयारी करनी है, मतलब आप जब इसकी तैयारी करने बैठोगे तो डे 1 से आपको जनरल अवेयरनेस ध्यान रखना है। अब अगर डे 1 से पढ़ोगे तो आप जब एग्जाम देने जाओगे आपको सारे जनरल अवेयरनेस आएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके नोट्स बना रहे हो और आप उसको पढ़ रहे हो। अब बस ध्यान रखिएगा कि इन सारे सेक्टर्स जितने भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं इन सब के करंट अफेयर्स आपके पास होने चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड टू फेज 2, मतलब फेज 2 में जो पेपर 2 आता है, फेज 1 में भी और फेज 2 में भी जो लीगल स्ट्रीम स्पेसिफिक जो पेपर आता है उसके अंदर आपको किस पे ध्यान देना है। तो ये सिलेबस जो है ये कंसेप्ट करता है। फेज 1 में आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं, फेज 2 में भी आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो ये इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पूछता है आपके लीगल नॉलेज की। अब आप फेज 1 फेज 2 दोनों की तैयारी एक साथ ही कीजिए। आपको लीगल तो पूरा पढ़ना ही है, तो ऐसा मत कीजिए कि आप फेज 1 की अलग से पढ़ रहे हो फेज 2 के लिए अलग से पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर लीगल सिलेबस जो है वो बहुत सारे लीगल सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव भी है। तो यहाँ पर की एक्ट्स एंड लॉज जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो सबसे पहला तो आपको पढ़ना है रेगुलेटरी एक्ट्स। रेगुलेटरी एक्ट जैसे पीएफआरडीए एक्ट हो गया, आईआरडीए का एक्ट हो गया, या सेबी का एक्ट हो गया। ये सारे एक्ट जो है वो असेंशियल है आपकी इस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि आईआरडीए और सेबी जो है वो अंडरस्कोर करते हैं और आपको इस इंटर रेगुलेटरी नेचर और इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे। यहाँ पर
आप क्योंकि आप एक लीगल ऑफिसर बनने वाले हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीएफआरडीए ही आना जरूरी नहीं है, आपको यहाँ पर सारे रेगुलेटरी इकोसिस्टम जो है वो समझ में आना चाहिए, ताकि आप कॉम्प्लेक्स इंटर एजेंसी लीगल फ्रेमवर्क जो आप बाद में काम करने वाले हो वो समझ सको। उसके बाद में कोर सब्जेक्ट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो सारे एग्जामिनर्स का फेवरेट होता है, ये टॉपिक इंक्लूड करेगा। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो आपको कौन से यहाँ पे टॉपिक टच करना है, तो आपको प्रीएम्बल पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। उसके अलावा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको कवर करना है पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये तीनों एक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। क्रिमिनल लॉज भी आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, सारे लेटेस्ट क्रिमिनल लॉज, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, ये सब अब आउटडेटेड हो चुके हैं। इसके अलावा आपको इसमें आपको पढ़ना है बीएनएस, बीएसए एंड बीएनएसएस, ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। इसके अलावा जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताया था कौन सी बुक्स रेफर करनी है टू अंडरस्टैंड न्यू क्रिमिनल लॉज, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको पढ़ना है कॉर्पोरेट लॉस, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, इंसॉल्वेंट बैंक्रप्सी कोड हो गया, ये भी इसकी थरोली अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए। एडिशनल एरियाज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पास पैटर्न के हिसाब से और जो पेपर में आया है तो यहाँ पर टैक्सेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लॉ ऑफ ट्रस्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा आपसे इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है जो आपको यहाँ पर देखना है। उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में भी चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। गिवन द कॉर्पोरेट एंड रेगुलेटरी लॉज जो है वो कंटिन्यूसली अमेंडेड होते हैं, न्यू केस लॉज आते रहते हैं, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को जो है अपडेटेड लीगल नॉलेज जो है वो लेनी है। तो आपको टेक्स्ट बुक के अलावा भी इनकी वेबसाइट्स वगैरह रेगुलरली चेक करने हैं, आपको सारे करंट अफेयर्स पता होने चाहिए कि कहाँ पर क्या अमेंडमेंट्स आए हैं। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, कि आपको आपके स्ट्रेटेजी कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में सबसे पहली चीज तो आपको जो समझनी है वो है कि आपके पता होना चाहिए एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस। वो समझने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आप इसके एग्जाम्स जो मैंने आपको पहले बताया कि कैसे एग्जाम होने वाला है, क्या सिलेबस आने वाले हैं, वो अच्छे से समझिए। उसके बाद में स्टूडेंट्स के पास में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्टैटिक सब्जेक्ट्स की, जो कि हो गए आपके डेली करंट अफेयर्स, जो कि पर्टिकुलरली फाइनेंशियल सेक्टर से हो गए। उसके बाद आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की, इंक्लूडिंग ऐसे राइटिंग एंड प्रिसाइज की। क्यों? क्योंकि आपका फेज 2 के अंदर जो पेपर 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आपका अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है, आपकी इंग्लिश राइटिंग अच्छी नहीं है, तो फिर आप वहां पर फेल कर सकते हैं। ये एक क्रूशियल पॉइंट है, ताकि आप आर्टिकुलेट कर सके और स्पीडली लिख सके एग्जाम के अंदर, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा। उसके अलावा आप यूटिलाइज कीजिए स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, जैसे कि पीएफआरडीए की जो रिलेवेंट पीडीएफ्स हो गई, आरबीआई सेबी की एनुअल रिपोर्ट्स हो गई, या फिर क्रेडिबल ऑनलाइन सोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे आपकी टाइम मैनेजमेंट में भी। और कंसिस्टेंट रिवीजन ऑफ की फैक्ट्स, जैसे कि एक्ट्स हो गए, पेंशन स्कीम्स हो गई, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब मैं आपको फेज वाइज स्टडी प्लान बताने वाला हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आपको यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी है। इंटीग्रेटेड अप्रोच से मेरा मतलब क्या है, आपको फेज 1 के पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी साथ में करनी है, साथ में ही फेज 2 के पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी जो है वो भी साथ में करनी है। मतलब फेज 1 और फेज 2 की तैयारी यहाँ पर साइड बाय साइड चलेगी, और ये हाईली एडवाइजेबल है। आप इसको निगोशिएट नहीं करेंगे कि आप फेज 1 की तैयारी पहले कर रहे हैं उसके बाद फेज 2 की तैयारी वंस यू आर सिलेक्टेड इन फेज 1 फिर कर रहे हैं। यहाँ पर एक आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन रखना है जो कि क्रिटिकल है, क्योंकि बहुत कम समय है। आप समझ रहे हैं, आपका फेज 1 जो है वो 6 सितंबर को लाइंड अप है, और उसके बाद में 6 अक्टूबर को आपका फेज 2 हो जाएगा। तो 1 महीने का ही गैप है, और उसके अलावा आपके पास अभी कितना समय बचा है, आपके पास समय बचा है अगस्त एंड जुलाई। तो आपके पास में मेजरली खाली 3 महीने है फॉर योर फेज 2 एंड 2 महीने है फॉर योर फेज 1। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कैसे आपको केटर करना है सारे सब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पर आइडियली कैंडिडेट को है ना डेली 8 से 10 घंटा पढ़ना है, और इनिशियल 4 हफ्ते जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहाँ पर आपको इक्वली डिनोट करना है टाइम को 50-50 फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड एज पर फेज 1 एग्जाम अप्रोच आपको यहाँ पर अलोकेट करना है शिफ्ट 2, जैसे फेज 1 की एग्जाम पास में आती है आपको यहाँ पे 60-40 कर देना है। अब मंथ वाइज अगर मैं बात करूँ तो पहले हफ्ते में आपको यहाँ पे फोकस करना है इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए फॉर योर फेज 1 पेपर। उसमें आपको डेडिकेट करना है टाइम ऑन ब्रशिंग योर ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर प्रायोरिटाइज कीजिए आप सब्जेक्ट्स, जैसे कि परसेंटेज हो गया और अरिथमेटिक्स हो गया, और यहाँ पर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस लेके आइए टू सॉल्विंग 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और आप डेली 5 ग्रामर के क्वेश्चंस कीजिए और 10 क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस कीजिए हर एक टॉपिक का, ताकि आप आपकी ट्रेजेक्टरी भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आप वीक 3 या 4 में
ऐड हो आ जाते हो, तो आपको यहाँ पे रीजनिंग अवेलेबिलिटी और जनरल अवेयरनेस पे फोकस करना है। अब जनरल अवेयरनेस ऐसा नहीं है कि आपको यहीं से पढ़ना है, यहाँ पर आपको इसका रिवीजन चालू कर देना है। जनरल अवेयरनेस तो आपको डे 1 से स्टार्ट करना है, बट यहाँ पर आते आते फिर आपको पुराने जो आप जनरल अवेयरनेस रखोगे उसको भी रिविजन करना है। उसके बाद में वीक 5 से 6 में आप लीगल स्ट्रीम स्पेसिफिक जो है उनका रिवीजन करना चालू कर दीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आपको आपकी लीगल की पढ़ाई डे 1 से करनी है। जनरल अवेयरनेस एंड लीगल जो है वो आपको डे 1 से ही करना है, बट क्योंकि आपकी एग्जाम जैसे ही पास में आएगी तो आपको रिवीजन करना होगा, तो वीक 5 एंड 6 में आपको सिर्फ और सिर्फ लीगल पढ़ना है उस समय पे, क्योंकि आपका तब तक आपकी ये वाली एग्जाम जो है फेज 1 की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर आप लीगल पढ़िएगा और इंग्लिश, क्योंकि आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, और लीगल जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिएगा। जनरल अवेयरनेस भी आपका फेज 1 में कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि मंथ 2 जब आपका पहला पेपर खत्म हो जाएगा तब कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट देना है, और वीकली आपको एटलीस्ट जो है 2 से 3 मॉक टेस्ट देना ही देना है। ये एडवाइजेबल है ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो आपके एग्जाम की। और उसके अलावा फाइनल वीक, जब फेज 1 का जो फाइनल वीक होगा उस समय पर आप कोई और नया टॉपिक मत पढ़िए, इंस्टेंट आप सोनली फोकस कीजिए रिवीजन पर, और इंश्योर कीजिए कि एडिक्वेट रेस्ट जो है वो आप आपके अपने आप को दे रहे हैं ताकि आप बर्नआउट ना हो जाए, क्योंकि फेज 1 के जस्ट बाद आपका फेज 2 की तैयारी भी करनी है। अब रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो हमने इस पे स्पेसिफिक एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी, जिसमें हमने आपको बुक्स बताई है कि कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए आप बुक्स जो हैं वो ले सकते हैं। बट उसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो पीएफआरडीए एग्जाम की स्पेसिफिक बुक्स की तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई कीजिए। पीएफआरडीए की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर जो भी रिसोर्सेज दे रखी है, रिपोर्ट्स दे रखी है, नोटिफिकेशंस दे रखी है, उनको आप पढ़िए। उसके बाद में आप बैरेक्ट्स पढ़ लिए। मैंने बैरेक्ट्स उस वीडियो में बताई कि कौन सी बैरेक्ट्स आपको पढ़नी चाहिए, और वो सारी बैरेक्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके पेपर 2 के लिए। अब डायरेक्ट से पढ़ना जो है वो डायरेक्टली आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप प्रिसाइज लीगल लैंग्वेज समझ सकते हो और कोई भी जजमेंट है उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हो। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स जो कि मैंने आपको उस वीडियो में बताई है वो आप देख सकते हैं। ये फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग होगी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आएगा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आएगा, आपके पुराने और नए क्रिमिनल लॉज आएंगे, सीपीसी आएगा। ये सारी जो भी टेक्स्ट बुक है ये इंडिस्पेंसेबल है, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद में आप कोर्सेज ले सकते हैं, हमारे संभव लॉ पे भी कोर्स हैं, आप वो ले सकते हैं, जिससे आपको एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि आपको आपका कैसे पढ़ना है सारी चीजें। हम आपको एक डेडिकेटेड पीयर टू पीयर जो है गाइडेंस देंगे। उसके अलावा आपको एग्जाम रेडी बनाएंगे। उसके अलावा करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए डेली, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल न्यूज़पेपर जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, या फिर द हिंदू भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको फाइनेंशियल सेक्टर में जितनी भी न्यू हैपनिंग्स हो रही है उसका भी करंट अफेयर बनाना है। उसके बाद में आरबीआई और सेबी की एनुअल रिपोर्ट, तो रिव्यूइंग रिपोर्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा आपको बजट्स भी पढ़ना है। और आरबीआई और सेबी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पीएफआरडीए के अंदर आरबीआई और सेबी को रेगुलरली विजिट करोगे, उनके साथ रेगुलरली काम करोगे, तो उनके वहां पर क्या मेजर फाइनेंशियल रेगुलेशंस है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा लीगल प्रोफेशन और इंग्लिश में आप कैसे प्रोफिशिएंट हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सेक्शंस जो हैं आपके फेज 2 के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश का स्पेसिफिकली ये आपका असेसमेंट एग्जाम है, 85% यहाँ पर आपका वेटेज रहेगा, और सिर्फ लीगल ही नहीं, आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से देखा जाएगा। तो अगर मैं लीगल की बात करूँ तो लीगल में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात तो आप उसको डायरेक्टली बैरेक्ट से पढ़िए। अगर आपको कहीं पे भी कोई सेक्शन में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप फिर टेक्स्ट बुक पर जाइए। आप टेक्स्ट बुक से जब समझ लेते हैं उस सब सेक्शन को, उसके बाद आप उसका नोट्स बनाइए, क्लियरली 1 लाइनर 2 लाइनर नोट्स, ताकि आप जब रिवीजन करेंगे तब आपको लीगल में हेल्प नहीं, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप बार बार कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके तो नहीं खोलोगे, उसकी किताबें खोल के तो नहीं बैठोगे। इन सबके नोट्स बनाइए कंसाइज प्रिसाइज, ताकि आप लेटर ऑन जब एग्जाम देने जा रहे हैं तब आप जब रिवीजन करें तब आपको ये बहुत हेल्प करे। उसके अलावा सबसे पहली बात मैंने आपको जैसे बताया, डायरेक्टली डायरेक्ट से पढ़िए। अब उसके बाद जैसे ही आपका कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट होता है लीगल के अंदर, उसका टेस्ट दीजिए। हर एक सेक्शनल टेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक पेपर के लिए। मान लो आपने कॉन्स्टिट्यूशन किया तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट दीजिए। फिर आपने अगर रेगुलेटरी बॉडीज की अगर कोई तैयारी कर ली गई, ये वाले सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए, तो उसका भी आप टेस्ट दीजिए। अब टेस्ट कैसे देना है? टेस्ट आपके पास में, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको हम टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा भी अगर एक हैक बताता हूँ, आप ना चैट जीपीटी पे जाइए, आप आपके टॉपिक्स डालिए और उसको बोलिए कि मुझे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बना के दीजिए इस एग्जाम स्पेसिफिक। तो आपको वो एआई भी अच्छे क्वेश्चंस बना के दे देगा, जो कि आपका चेक करेगा कि आप कितने आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से जानते हो या नहीं। यहाँ पर आपका वैल्यू असेसमेंट होने वाला है कि आप उस सब्जेक्ट में कितनी महारत हासिल किए हो या नहीं। उसके अलावा आपको शॉर्ट केस एनालिसिस भी करना है और लीगल ओपिनियंस भी लिखने हैं। क्यों? क्योंकि आप जब आपके इंग्लिश लैंग्वेज में आप पेपर दोगे तो वहां पर आपसे आपके लीगल ओपिनियंस ही पूछे जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश।
क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे जो कि लीगल से रिलेटेड होंगे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आप अपने लीगल ओपिनियंस लिखना शुरू करेंगे तो आप अभी इंग्लिश की भी तैयारी कर रहे हैं। ये क्या बताता है? ये आपकी लीगल नॉलेज बताएगा, आपकी एनालिटिकल स्किल बताएगा, और ये आपकी एबिलिटी बताएगा कि आप एक लीगल टॉपिक को कैसे आर्टिकुलेट कर रहे हो, आप उसमें क्या रीजनिंग लगा रहे हो, और क्या एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है एक लीगल ऑफिसर की जब वो जॉब में काम कर रहा है। उसके अलावा अब आपको फोकस करना है इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर भी अगर आप फोकस करोगे तो आपको फोकस करना है ड्राफ्टिंग पे, क्योंकि ड्राफ्टिंग ही मेन जो चीज़ है वो वहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, ये पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का है। तो कैंडिडेट्स को जो है अपने लीगल ओपिनियंस जब आप लिख रहे हो इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ऐसे, तो उसको लाइटली शुरू कीजिए। जैसे पहले हफ्ते में आपने थोड़ा थोड़ा लिखा, उसके बाद सेकंड वीक में आपने उसको लोड ज़्यादा बढ़ाया, ताकि आप ना धीरे ओवरवेलम मत कीजिएगा आप अपने आप को कि पहले ही दिन से आप बहुत ज़्यादा लिखना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे कंसिस्टेंट रहिए और तैयारी कीजिए। उसके अलावा यहाँ पर ऐसे राइटिंग प्रिसाइज और इन तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि आपका आर्टिकुलेशन, कोहेरेंस एंड स्पीड जो है वो मेंटेन रहे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको लीगल और इंग्लिश को केटर करना है। इसके अलावा अगर नोट मेकिंग की भी अगर मैं बात करूँ तो आप नोट्स कैसे बनाएंगे? तो आपने जैसे कोई सेक्शन पढ़ा तो उस सेक्शन को आपने 1 लाइन या 2 लाइन में उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ ली। अब उस सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई केस लॉज हुए तो उन केस लॉज को भी आप लिख लीजिए। अब केस लॉज में भी इवोल्यूशन होते हैं, बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स हो गई, बहुत सारे जजमेंट्स हो गए जो इवॉल्व हुए हैं थ्रू द टाइम। तो उसकी कहानी भी आप उसी के अंदर लिखिए, ताकि आप चार्ट फॉर्म में बनाइए। मतलब कि जैसे मान लो आपने आर्टिकल 14 के बारे में अगर पढ़ाई करी, तो आर्टिकल 14 कैसे इवॉल्व हुआ है, पहले कैसा था, अभी कैसा है, उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप उसको चार्ट के फॉर्म में बनाइए, तो जब आप रिवीजन करने जाएंगे तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा आपको फोकस करना है लीगल मैक्सिम्स पर और डेफिनेशंस पर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन लीगल मैक्सिम्स से भी बन जाते हैं और डेफिनेशन से भी बन जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पीएफआरडीए का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो। इसके अलावा अगर आपको और कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की वीडियो चाहिए हो तो हमको कमेंट में बताइए। उसके अलावा हमारे संभव लॉ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बताइए कि आपको और क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ों पर वीडियोस चाहिए। हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप तक वो डिलीवर करें। थैंक यू वेरी मच।